चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं। पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर डाउट भी आपके मैं बताऊंगा। पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें ये बता दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन बता दिए थे लास्ट। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे अगर आपको कभी लिखा मिल जाए ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, तो ये जीरो होता है। उसका लॉजिक भी समझाया था कि ए वेक्टर के ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। या फिर मैंने कहा था ये एस टी पी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हो सकता है आज हम वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आपके डाउट हैं, कई बच्चों ने डाउट भी पूछ रखे हैं इसमें से, डीपीपी में से। तो ये डीपीपी वाले डाउट तो मैं अभी डिस्कस ही करूंगा। फिर आपके कुछ डाउट इससे जो अलग हैं वो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा सॉल्व करके व्हाट्सएप पर। जो इस डीपीपी से अलग हैं, कॉमन डाउट होंगे डीपीपी से, वो मैं यहीं डिस्कस कर दूंगा। और जो आपके पर्सनल किसी बुक से डाउट है वो मैं आपको भेज दूंगा अलग से सॉल्व करके, ठीक है। तो पहले ये करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आज स्टार्ट कर लेंगे, और ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसमें ऐसा है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीन में से दो सेम होते तो जीरो होता है, ये पहचान बताई थी। और ऐसे मैंने मिलते जुलते कल आपको चार रिजल्ट लिखाए थे, और चार मैंने कहा था आप लिख के देखना, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट के, यही रह गया था। तो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज होगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, पावर इंस्टेंटेनियस का एफ डॉट वी होता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी फिजिक्स में कई जगह यूज होगा। इसमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल होता है टॉर्क का। और इस साल आपने देखा ही है 2020 नीट में क्वेश्चन भी आया। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ। टॉर्क है टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं, आप जानते हो कि टॉर्क टाउ, ये आर को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, और एफ को कहते हैं फोर्स। और इस बार जो नीट का सवाल आया उससे मतलब घटिया लेवल्स कोई हो नहीं सकता। आप सोचिए कि आर वेक्टर दिया था वो आई कैप टाइप का, और एफ दिया था कुछ जे कैप, मतलब वेक्टर भी दिए तो इतने छोटे दिए कि कम से कम कुछ नहीं होता तो तीन एक्स वाई जेड तो ले लेता, आई जे के तो ले लेता। बहुत ही आसान था। तो आर क्रॉस एफ, बस एक सावधानी बस इसमें आपको ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप इसको एफ क्रॉस आर कर जाते हो कई बार। तो ये नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, बाकी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसमें आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला वेलोसिटी का। सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। वेलोसिटी v वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, पढ़ा तो होगा, मैं लिख देता हूं फिर भी। एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या होता है, रेडियस वेक्टर। सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्योंकि दो बार आ गया, टॉर्क में तो रेडियस वेक्टर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो। जैसे मान लो एक दरवाजा है, और दरवाजे के साथ में ये हिंज जुड़ी होती है, ये मान लीजिए डोर है, और इस डोर में यहाँ पे हैंडल है जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो एफ। और यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन या जिस एक्सेस के अबाउट रोटेशन होता है, ये एक्सेस है, ब्लू वाली जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ब्लू वाली जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वाली, क्या नौटंकी है यार ये। तो ये एक लाइन में खींच रहा हूँ ये वाली, और यहाँ पे फोर्स एफ लगेगा ऐसे, फोर्स एफ। और यहाँ से एक्सेस, ये वाली जो एक्सेस है इसकी, ये ब्लू वाली जो लाइन है, यहाँ से हम आर वेक्टर को खींचते हैं, ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपको आर वेक्टर की टेल जो है, टेल ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए होते हैं,
और एक ये वाला पॉइंट जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, तो आप आर वेक्टर को लिख पाएंगे। जैसे इसी शीट में एक क्वेश्चन भी है, शायद नीट का, ये मेरे ख्याल से जो मैंने अभी शीट दी है इसका शायद आखिरी क्वेश्चन ये है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। एफ वेक्टर दिया है और इस पर लग रहा है और अबाउट द पॉइंट दिस, हम इसको डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आर है इसकी जो टेल है वो टेल आपको गिवन होगी, और पॉइंट एफ फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो आर वेक्टर को हेड माइनस टेल करके मैंने पीछे बताया था, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वहां से आप इसको निकाल सकते हो, आर वेक्टर मिल जाएगा और फिर आप इसको आर क्रॉस एफ कर सकते हैं। अच्छा, टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टाउ आ जाएगा आपका आर क्रॉस एफ। तो ये आर वेक्टर को रेडियस भी बोल देते हैं, कई बार पोजीशन वेक्टर भी कह देते हैं, चलेगा। लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर में हमने ये लिखा है ये रेडियस वेक्टर ही होता है। और ऐसे अगर आप देखें एक सर्किल है ये, तो सर्किल में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना ये अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। सर्किल में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। और जो ओमेगा होता है, ओमेगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ओमेगा क्या होता है? एक्सियल वेक्टर होता है। और एक्सियल वेक्टर मैंने आपको पीछे बताया था, एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज करके आपको बना के दिखाता हूँ, शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये जो रेडियस वेक्टर है वो तो ये हो गया आर वेक्टर, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये हो जाएगा वी वेक्टर इसी के प्लेन में, और जो ओमेगा है वो ये होता है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ओमेगा वेक्टर। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ओमेगा से आर के डायरेक्शन में आप राइट हैंड की उंगलियों को जरा घुमाइए और आपका अंगूठा वी के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ध्यान रखना, ओमेगा क्रॉस आर जब करेंगे तो ओमेगा एक्सियल वेक्टर है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, और ये जो सर्किल बनाया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, तो इस एक्सिस के अलोंग आएगा। ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वी का डायरेक्शन आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। तो रेडियस वेक्टर के मेन बताना ये था कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा हमेशा, ये रेडियस वेक्टर हो ना हो पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो आर है ये पक्का रेडियस वेक्टर ही होता है। और फिर यहाँ रेडियस वेक्टर है तो इसमें इसकी डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, यानी कि बाहर की तरफ होती है रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन। आगे सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब है रेडियस वेक्टर के अपोजिट में AC सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर इसी में एक तीसरा पॉइंट आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी जैसे मैंने नाम लिया सेंट्रीपीटल, तो असल में नेट एक्सेलरेशन, कोई भी पार्टिकल जब चलता है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसे हम AT कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा को कहते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब आएगा आगे, हम इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे भी। और ये जो आर होता है इसे हम कहते हैं क्या? रेडियस वेक्टर। फिर से, तो असल में ऊपर का ये जो फॉर्मूला है ना वेलोसिटी वाला, इसको चाहो तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको यही मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। तो वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है ये सब चीज़ें आएंगी डिटेल में, अभी यहाँ पे वेक्टर चल रहा है तो हम इनके डिटेल में नहीं जा रहे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है। आप सोचोगे सर बता नहीं रहे, सर्कुलर मोशन में ये सब टर्म आएंगे आगे, ठीक है। पर आप सब टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा जरूर होगा, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या हमने पढ़ा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। इसका काम केवल और केवल स्पीड बदलने का होता है। क्या? केवल और केवल स्पीड बदलने का। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, इसका काम केवल और केवल स्पीड बदलने का होता है, ठीक है। किसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। और एक दूसरा है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसका काम केवल और केवल डायरेक्शन बदलने का होता है। ये कभी भी
स्पीड नहीं बदल सकता, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता। ये चीजें आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अब सुन भी रहे हो तो लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी सर्कुलर मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में। ये अभी वेक्टर में आया है, इनका नाम तो केवल मैं फॉर्मूले दिखा रहा हूँ कि वेक्टर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपने कहा सर हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ वो भी होता है, पर वो अभी यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। डीवी अपॉन डी टी, यहाँ ध्यान रखना वी जो होता है इसे स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी नहीं। अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन बोलेंगे। और एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट एटी और दूसरा एसी, इसी के दो कंपोनेंट होते हैं। अंबानी के दो बेटे, एक धीरू भाई अंबानी के बेटा का नाम मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी क्या करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मुकेश अंबानी, इसका काम क्या है, स्पीड बदलने का। एक अनिल अंबानी जिसका काम क्या है, क्या नाम है उसका अनिल अंबानी का, सेंट्रीपिटल, जिसका काम केवल डायरेक्शन बदलने का। ठीक है, केवल डायरेक्शन बदलने का, ये कभी भी, उसका कारण ये भी है कि ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन, एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता। कौन, एसी। कौन बदलता है मैग्नीट्यूड को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को यानी वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यानी स्पीड को बदल इसलिए सकता है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी डायग्राम को देखो, इसकी डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के पैरेलल होती है, ये अभी मैंने दिखाया ब्लैक वाले एरो से, या फिर कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो अगर पैरेलल हुई, ये फिगर देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर पैरेलल हुई तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और अगर एंटी पैरेलल हुई, अपोजिट डायरेक्शन में एटी का डायरेक्शन, तो स्पीड घटेगी। तो ये हर हाल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। हम ये सब चीजें लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी सर्कुलर मोशन में। अभी तो ये ऐसे ही बता दिया मैंने, इसके साथ में थोड़ा जानकारी दे दी। हो सकता है आपको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा है कि ये काम की चीज बताइए हमें नहीं पता था, आपने अब सुन लिया तो आप नोट कर लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए मैंने ऐसा बनाया, ये एंगल 90 का, और ये कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड को बदल नहीं सकता। कौन, एसी, सेंट्रीपिटल। ये केवल डायरेक्शन बदलता है, ये केवल डायरेक्शन बदलता है। हिंदी में लिख लिया करो, हिंदी में फील आता है, डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, ये केवल स्पीड बदलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड बदलता है। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है वेलोसिटी के, या तो उसे बढ़ाएगा या फिर उसको घटाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, ये केवल स्पीड बदलता है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये केवल डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, ये सब चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्या होता है, अल्फा, वो भी एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर यानी ओमेगा के अलोंग या एंटी पैरेलल या पैरेलल होता है ओमेगा के। ठीक है, और यहाँ मैं एक बात बता दूं, अगर एटी वी के पैरेलल है तो अल्फा ओमेगा के पैरेलल होगा। अगर एटी एंटी पैरेलल नीचे की तरफ है तो अल्फा फिर नीचे की तरफ होगा, ऐसे ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों पता है, कि जब एटी वी को बढ़ाएगा तो अल्फा ओमेगा को बढ़ाएगा, आर नहीं बदलता, ध्यान रखना, छोटी सी बात है। सुन, आगे आएंगे ये सब चीजें, वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ आपको। जब यहाँ पर एटी वी के पैरेलल होगा यानी वी को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा, तो अल्फा भी ओमेगा को बढ़ाएगा। अल्फा की जिम्मेदारी क्या है, ओमेगा को बदलना, इस ए की जिम्मेदारी है वी को बदलना। ठीक है, तो जब एटी वी को बढ़ाएगा तो अल्फा ओमेगा को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। इसी तरह से जो एटी आप देख रहे हैं, एटी, ये एटी अगर मान लो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हुआ यानी अपोजिट में हो गया, तो क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा। तो स्पीड को अगर एटी कम कर रहा है तो अल्फा फिर ओमेगा को कम करेगा, अल्फा फिर ओमेगा को कम करेगा। और अगर ओमेगा को कम करेगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, और होने के लिए उसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाएगा, किसके, ओमेगा के। ये छोटी सी बात है, ये सर्कुलर मोशन में आती है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप चाहो तो दिमाग में भर लेना या लिख लेना। ठीक है, ऐसा ही एक फॉर्मूला और आएगा, ये देखो, टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम जो मैं बताने जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, ये प्रॉपर हम पढ़ेंगे। वैसे तो वेक्टर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर हम कहाँ पढ़ेंगे,
प्रॉपर हम पढ़ेंगे इसको रोटेशन नाम के चैप्टर में। इसी तरह से वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के ये वाले फॉर्मूले हम प्रॉपर कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में। अभी तो केवल वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब एल वेक्टर यानी कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। परमिशन कोचिंग खोलने की अभी मिली नहीं है, 15 तारीख से हो सकता है, डेट तो आ गई है, बट इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अभी बताएगा 15 से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। मैंने कहा भी था कि 10 के आसपास पॉसिबिलिटी बन रही है, जो मेरी बात हुई थी एक दो लोगों से, ठीक है। 15 की डेट आई है, अनलॉक 5 स्टार्ट हुआ है, 15 से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुलने के चांसेज हैं, ध्यान रखना। अभी भी फिंगर क्रॉस्ड है, मतलब 50% चांस है आपको परमिशन मिले। जैसे पहले परमिशन ये थी कि बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके टीचर से क्वेश्चन पूछने जा सकते हैं। अभी इसी संडे को एक कोचिंग को सेक्टर में सील किया गया है, एक मैथ्स की कोचिंग चल रही थी सेक्टर आवास विकास में। इसी संडे को न्यूज भी आपने शायद पढ़ा होगा, एडीएम या एसीएम कोई अधिकारी थे, वो आए, उसको सील करके चले गए, और वहाँ 10-12-15 बच्चे ही थे, 10-12 बच्चे ही थे, तो उसको सील करके चले गए। तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि अगर 15 से खुल ही जाएंगी, इसकी श्योरिटी नहीं है, बट आप इसकी इंतजार में आप अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझदारी नहीं होगी। तो आप अपनी कोचिंग तो कंटिन्यू रखिए, जब खुलेंगी कोचिंग हम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना 15 अक्टूबर की डेट अभी प्रॉपर नहीं है, कई कोचिंग वाले ऐड कर रहे हैं कि 15 से कोचिंग खुल रही है, जैसे बिल्कुल खुली रही है, उनके पास लेटर आ गया योगी जी का, सीधे डायरेक्ट योगी का लेटर आ गया है, ऐसे एडवर्ड मैंने देखा है, कोचिंग वाले बता भी रहे हैं। लेकिन आप न्यूज देखिए, न्यूज में जो है अभी 50-50 है। अगर ये 15 अक्टूबर के बाद 20-25 अक्टूबर गया या 30 अक्टूबर गया तो एक महीना और गया, यू आर लेफ्ट विद ओनली 4 मंथ्स। मैं 4 मंथ्स इसलिए कह रहा हूँ, कोचिंग खींचने वाले फिर बाद में अप्रैल तक कोर्स खींचेंगे। मैं एक डेडलाइन लेके चल रहा हूँ 28 फरवरी, और मेरे लिए डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे होते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं टाइमिंग को बिल्कुल, जो पढ़े हैं लास्ट ईयर मैं जिस कोचिंग में पढ़ा रहा था वो जानते हैं कि मैं टाइम से कोर्स कंप्लीट करता हूँ, मैं इसके लिए जाना जाता हूँ। मेरा कोर्स के लिए चाहे मुझे कुछ भी हो, गले में छाले हो गए, कुछ भी, दवा लेके, पेन किलर लेके भी मैंने कोर्स कंप्लीट कराया बच्चों का, लेकिन कभी भी 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है। 2-4 का मतलब 2-4 ही है बस, 4 का मतलब 40 दिन आगे नहीं, 4 का मतलब 10 दिन आगे भी नहीं। जब मैंने कह दिया कि 28 फरवरी का मतलब 28 फरवरी के 2 दिन पहले, 4 दिन आगे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा। अगर आपको कहीं को लगता है कि हम तो ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तभी हम शुरू करेंगे, तभी हम फी वगैरह देंगे या हम तभी ज्वाइन करेंगे, मुझे मत करो, कहीं भी ज्वाइन करो, बट आपका टाइम चला जाएगा, ये पक्का मान लो। और अब वो छोटे बच्चे नहीं हो, समझदार हो कि सिलेबस के लिए टाइम चाहिए। या तो सिलेबस को छोटा किया जाएगा, या फिर आपकी क्लास इतनी लगाई जाएंगी कि आप जो है मतलब बेहोश हो जाओ सुबह से शाम तक। और इतना कोई करता नहीं, टीचर भी पढ़ाएगा 3-3 4-4 बैच, तो आपकी 3-3 घंटे की क्लास नहीं हो सकती। तो ऐसे समय फिर क्या होता है, कोर्स ही कंप्रेस किया जाता है। और तमाम बच्चे इस बात को जानते हैं कि कोर्स कैसे कंप्रेस किया जाता है। कई टीचर कंप्रेस करके 15 दिन में भी 4 चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। और तमाम भुक्तभोगी हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोचिंग ज्वाइन की, आधा कोर्स हुआ, बाकी कह दिया आधा जो है अपना कर लेना, पैसे तो आ ही गए, अब क्या कर लेगा बच्चा, क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो वही है, तो आप 15 अक्टूबर का वेट मत करो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, मैंने कहा भी था कि ऑफलाइन शुरू होगी, और मैंने अभी आपसे कल ही बोल रहा था कि 10 के आसपास हो सकता है, 15 की डेट आई है। लेकिन अभी मैंने न्यूज़ देखा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक और इधर उधर मेरे दोस्तों से बात हो रही, तो कई लोग तो कह रहे हैं कि हम कोचिंग खोलेंगे 15 से। भैया खोलोगे तो तब ना जब परमिशन मिले आपको, क्लास चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी अभी। आपको लग रहा है कि क्लास चलाने की परमिशन मिल जाएगी, क्लास चलाने की परमिशन मिलने में अभी भी टाइम है। हाँ, बच्चे प्रॉपर आ सकते हैं, डाउट पूछने आ सकते हैं। अब डाउट पूछने में यार और प्रॉब्लम क्लास पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, आप जानते हो। शौक किसी को नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना पढ़ाने का सिर्फ 50% भी नहीं दे रहा हूँ। मतलब मैं जो आप ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जो
क्लास में एक प्रेजेंस होती है, जो प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन में उसका 50% ही मिल पाता है बच्चे को। आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना, या तो टाइम वेस्ट कर लो, इंतजार कर लो और बाद में सिलेबस को उड़वा लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ना ही मेरा कोई अब इसके बाद बैच शुरू होने जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर बाद में करेंगे, भैया इतना टाइम थोड़ी है। अब जो हो गया सो हो गया, इसमें जो ज्वाइनिंग हो गई सो हो गई, 2-4 दिन और है, जो सिलेबस थोड़ा बहुत खिंच रहा है उसमें मैनेजेबल होता है, वेक्टर वगैरह बच्चे का। लेकिन उसके बाद जो आपके जो टॉपिक छूटे हैं वो सब कराऊंगा। लेकिन अब कोई आए 15 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर के बाद, नवंबर में ज्वाइन करे, ऑफलाइन ज्वाइन करे, वो कहेगा सर कोर्स करा दो, साफ हाथ जोड़ दूंगा मैं तो। करना है यहाँ से कर लो। खैर देखिए, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। अब देखिए इसमें यहाँ पर आर और ये आर तो वही रेडियस वेक्टर कह सकते हो आप इसको, कई बार पोजीशन वेक्टर भी होता है, आगे क्वेश्चन रोटेशन में हम करेंगे अच्छे सवाल। ये जो पी होता है इसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। और जब भी कोचिंग शुरू होगी ऑफलाइन मैं भी पढ़ाऊंगा, जो फीस आपसे बात हुई है वही फीस रहेगी। ये नहीं कि ऑफलाइन के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने जोड़ दिए, ऐसा नहीं। जितनी फीस आपकी आ गई है और जितनी ड्यू है वही रहेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने फीस दे दी तो ऑफलाइन की अलग है और ऑनलाइन की अलग है। वो तो मैंने कहा बाद में मैं मुकर गया कि ऑनलाइन की थी बेटा, वो तो जो तुमको बताई थी, अब तो ऑफलाइन की अलग से लगेगी, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, जो बात हो गई सो हो गई, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो ये आपका आ गया, पी को हमने एम वी वैक्टर लिख लिया, एम कॉमन आ जाएगा तो आर वेक्टर क्रॉस वी, वी वही आ गई वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह की आपको डाटा वहां दिया होगा और उस डाटा से आप इसकी वैल्यू वगैरह रख के, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने बताई दिया कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में रख लेते हैं, पहले रो में आई जे के, फिर दूसरे में जो फर्स्ट वाला वेक्टर होता है वो, और तीसरी रो में थर्ड वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए, अब ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ खत्म हो चुका है, थ्योरी खत्म हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इस पे क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें, कुछ तो आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे भेजे हैं कि सर ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, तो शीट के मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी पर्सनल डाउट थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले, आई थिंक नोट कर लिया होगा, अगर किसी का रह गया तो अभी भी नोट कर लो, अगर रह रहा हो तो, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें टॉर्क में यही वाला क्वेश्चन लेंगे नीट का। अच्छा, इस बार 2020 का तो कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, महा महा लो लेवल था उसका, उससे लो लेवल कोई हो नहीं सकता, मतलब वो कराने लायक सवाल नहीं, बेइज्जती महसूस होगी तुमको करने में और मुझे कराने में। अब वो तो मजबूरी में तुम करे आओगे, बेइज्जती सहन कर ली होगी, बोले इतनी बड़ी बेइज्जती, मतलब घनघोर बेइज्जती हो गई यार, नीट 2020 में ऐसा सवाल आया, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, तुमको भी इंसल्टिंग फील हुआ होगा, मजबूरी है। खैर देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स 24वां क्वेश्चन देखिए, 24th पहले। इस डीवीबी में दोनों तरह के क्वेश्चन है, क्रॉस के भी और डॉट के भी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने बताया किसे बोलते हैं, टॉर्क को। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम किसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। ये भी जानना जरूरी है, मालूम पड़ा नाम ही नहीं पता था, अगर पता होता सर कर आते हम तो ये भी जरूरी है। अब देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट दिस अबाउट दिस इज गिवन बाई, यानी टॉर्क इस फोर्स का इस पॉइंट पर अबाउट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले समझो, अबाउट का मतलब होता है यानी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो पॉइंट है अबाउट द पॉइंट, का मतलब है 2 - 2 - 2, ये पॉइंट। और फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 2, 0, -3, ये जो पॉइंट है। और फोर्स ऐसे बना लो, और फोर्स अलग से दिया है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्स अलग है, एंड दैट इज गिवन यू 4I + 5J और -6K कैप, राइट। अब जो हमारा आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर अबाउट वाला जो पॉइंट होता है ना, ओ मान लो यहाँ से ऐसे खींचा जाता है आर वेक्टर को, जहाँ फोर्स का टेल होता है वहाँ आर का हेड होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये हमारा आर वेक्टर हो गया। तो कई बार, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, नीट 2018 का सवाल है कि इसमें हेड और टेल के कोऑर्डिनेट आपको दिए होते हैं, हेड और टेल के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। तो हेड और टेल के कोऑर्डिनेट जब दिए हैं तो आर वेक्टर को लिखना आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। आर वेक्टर आएगा आपका हेड का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 2 - 2 0I कैप, लिखो मत लिखो। फिर यहाँ पे हेड का वाई कोऑर्डिनेट 0 माइनस टेल का वाई कोऑर्डिनेट -2,
तो 0 माइनस -2 + 2 हो जाएगा जे कैप। फिर इसके बाद में -3 हेड का z कोऑर्डिनेट माइनस टेल का z कोऑर्डिनेट, तो -3 -2। अब यहाँ गलती हो जाती है इतने सारे माइनस आने के चक्कर में, तो ये +2 -3 यानी कि माइनस का k कैप आ गया। ये तो आपका आर वेक्टर आ गया, फोर्स दे ही रखा है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ। यही मुश्किल काम था इसमें, और कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपका आई जे और के। अब आर क्रॉस एफ है तो पहले आर आएगा, तो आर के कोफिशिएंट है 0, 2 और -1। और फोर्स के कोफिशिएंट है आपका 4 और 5 और -6। अब तो आप कर ही लोगे आगे। पहला ब्रैकेट प्लस आई के लिए सॉल्व कर लोगे, दूसरा माइनस जे के लिए सॉल्व कर लोगे, और तीसरा प्लस के कैप के लिए आपका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस और प्लस। तो अब मेरे ख्याल से कर लोगे। 2 का -6 के संग करेंगे तो माइनस का 12, फिर माइनस आएगा 5 का -1 के लिए तो -5 और प्लस ये +5 हो जाएगा। फिर जे के लिए जब करेंगे तो ये आपका 0 और -6 का 0, फिर -4 का -1 के साथ प्लस का 4 हो जाएगा ये। फिर के लिए करोगे तो ये 0 और 5 का करेंगे 0 और माइनस का 8। तो ये आपका आंसर आ गया 5 - 12 कितना, माइनस का 7 आई और 4 माइनस का जे और इधर माइनस का 8 के कैप। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, -7 आई -4 जे और माइनस का 8 के कैप। आई थिंक डी वाला आंसर आपका हो गया। ये पूछा नहीं है मेरे ख्याल से आप में से किसी ने, मैंने बता दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। कल मैंने आपको 15वां बता दिया था, 17वां मैंने कहा था बिल्कुल हूबहू इसी तरह का सवाल है, बस डेटा चेंज है, ये कर लो। इसके अलावा और मैंने ये आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, तो हृदय ने पूछा, कल ये लिया होगा। अब इसमें कुछ और सवाल जो मुझे भेज रखे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे 2 बच्चे मुझे पर्सनली पूछ भी चुके हैं आज व्हाट्सएप पर। कल एक बच्चे ने पूछा था, आज फिर पूछा है मिताली ने, एक और फिर पूछा है। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक बच्चे ने सॉल्व करके भेजा था, वो शायद गलत था कैलकुलेशन, तो मैंने करेक्ट किया है। ये आप नोट कर लें चाहें तो। बस ध्यान रखना, इसमें टॉर्क में अगर कोई अच्छा सवाल बनेगा ना तो इसी तरह से बनेगा, हेड और टेल को लेके। ये हेड और टेल में कंफ्यूजन होता है, तो अबाउट द पॉइंट कभी भी दिया हो ना तो समझ जाना आर वेक्टर की टेल वहां पे आएगी। अबाउट द पॉइंट दिया हो तो आर वेक्टर की टेल वहां पे आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो आपका मैं हटा रहा हूँ। अब नोट कर लिया होगा, नहीं तो नोट करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा था 12 वाला क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। 12 वाले के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले तो क्या गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन में नहीं है, यानी उनके बीच में एंगल यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, यानी एंगल 0 या 180 नहीं है, कुछ भी हो सकता है पर 0 या 180 नहीं, नॉन कोलिनियर का मतलब। और यूनिट वेक्टर का मतलब इनके मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1। फिर आगे दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी का मॉड √3। 12वां बता रहा हूँ मैं, कई बच्चों ने पूछा है, दिन में भी पूछ लिया है, अभी फिर मुझे क्लास से पहले मैसेज किया कि ये वाला बताना है, वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 12वां क्वेश्चन को चलिए करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं दूसरी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए वेक्टर 12th वाला क्वेश्चन है, बी वेक्टर का मॉड √3 है, और आपको दिया है ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 1, लिखा है ना क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर है। और नॉन कोलिनियर का मतलब इनके बीच में एंगल 0 या 180 नहीं है, एक ही लाइन में, और यूनिट वेक्टर है। और आगे हमें वैल्यू निकालनी ए वेक्टर माइनस बी डॉट टू ए वेक्टर प्लस बी। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे एक इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी का मॉड √3 है, तो हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं, ये क्या है, आर वेक्टर है एक तरह से। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आपको √3 दिया है। स्क्वायर करो दोनों तरफ, और ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रखो। स्क्वायर किया तो ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × 1 और कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने स्क्वायर के साथ साथ वैल्यू भी रख दी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका 1 और 1 2 उधर ले जाओ, तो ये कितना बचेगा, उधर ले जाएंगे तो 1, और ये 2 कॉस थीटा, ये 1 हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, +½ तो थीटा 60 हो गया। पर आप ऐसे ही रहने दो, आप कॉस थीटा ही रहने दो।
अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए वेक्टर माइनस बी डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए। आई थिंक यही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी डॉट 2a वेक्टर प्लस बी, ठीक है, ये पूछा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से पहले मैं 2a का इस ब्रैकेट में पूरे में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए, फिर 2a का b के संग करूंगा तो माइनस बी वेक्टर, और 2a है तो 2 को तो साइड में रखो और b डॉट ए आ गया। अब इस b का पहले वाले वेक्टर में करेंगे तो b वेक्टर का पहले इसके संग करूंगा तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी, और फिर b का b के संग करेंगे माइनस बी वेक्टर डॉट बी। अब देखिए यहाँ पर जब लाइक वेक्टर होते हैं तो a डॉट ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, a इंटू ए और कॉस जीरो, a इंटू ए कॉस जीरो। इसी तरह से इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, और उसके आगे वाला आ जाएगा ab कॉस थीटा, और ये b डॉट बी आ जाएगा b इंटू बी कॉस जीरो, लाइक वेक्टर एंगल जीरो, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे 2a² माइनस बी स्क्वायर में a की वैल्यू रखेंगे, ऊपर ये जो हमें शुरू में दे रखी है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस, इसे आप सॉल्व कर लो यहीं के यहीं, तो ये बचेगा आपका ए बी कॉस थीटा और माइनस 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी। अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये 1 कितना बचा, 1 माइनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और कॉस आपने पहले ही निकाल लिया था, ये वाला हाफ रखा यहाँ से, तो 1 माइनस हाफ आ गया, कितना, हाफ। अब फटाफट से नोट कर लो इसको, और अगर कुछ डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो अगर किसी को भी तो अभी पूछ लो। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी करके सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, आई थिंक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो आपने पूछे मैं बताते जा रहा हूँ, अगर किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन रह गया हो या छूट रहा हो तो बता देना मुझे, मैं सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ एक तरफ से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, पहले हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर आगे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद 12 के बाद क्वेश्चन पूछा था ये 19 वाला क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ बच्चों ने पूछा था, तो लास्ट में जो पढ़ा रहा था 11th क्लास में, तो ये क्वेश्चन मैंने उनको क्लास में कराया था, तो मुझे अच्छा लगा ये सवाल, तो मैंने इसमें डाल दिया। सबसे पहली चीज़ इसमें ये नोटिस करनी है कि पी क्यू और आर बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, तो आपको मैंने बताया भी था कि वेक्टर को बोल्ड में अगर लिख देते हैं तो वेक्टर मतलब किसी उसको लिखते हैं बोल्ड में तो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, एरो लगाने की जरूरत नहीं। 19वां सवाल बहुत अच्छा है, ये भी पूछा है, और 20वां पूछा है, मेरे ख्याल से 20वां पूछने लायक वैसे सवाल था नहीं, पर कोई बात नहीं, चलो उसको भी देखेंगे। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां अच्छा सवाल है। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर इफ क्यू इज डबल्ड आर इज डबल्ड। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, सबसे पहले जगह थोड़ा कम पड़ेगी तो मैं यहाँ इक्वेशन तो बना देता हूँ, लेकिन सॉल्व मैं दूसरी स्क्रीन पे करूंगा। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, यानी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, एक इक्वेशन तो ये। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ कह रहा है अगर क्यू को डबल करते हैं तो आर डबल हो जाता है, यानी कि पी वही रखा लेकिन क्यू को दो गुना कर दिया तो आर दो गुना हो गया, यानी 2r वेक्टर हो गया, एक ये इक्वेशन बनी। फिर कह रहा है क्यू को रिवर्स कर दें तो आर इज अगेन डबल, अगर हम क्यू को रिवर्स करते हैं यानी कि पी वेक्टर है और क्यू को रिवर्स करने का मतलब माइनस क्यू हो गया, तो जो आर है वो दोबारा से डबल हो जाता है, यानी फिर से वो 2r वेक्टर हो गया। तो आपको बताना है पी क्यू आर का रेशियो क्या है। तो ये तीन इक्वेशन है ना, ये बहुत खास है, पहले आप इसको समझो, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये क्या है, और इससे फिर हम कंक्लूजन। अच्छा सवाल है पूरा, ये 19 वाला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। 20th पूछा है लेकिन 20th बहुत ही आसान है, मैं अभी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमने सोचा नहीं, नहीं तो कर लेते। चलो पहले इसको देखते हैं 19 वाले को। ये मैं स्क्रीन दूसरी ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसमें। तो ये 19 क्वेश्चन, 19 में क्या इक्वेशन लिखी, P और Q का रिजल्टेंट R है, राइट। फिर कह रहा है Q को डबल करेंगे
तो आर भी डबल हो जाएगा, और क्यू को रिवर्स करेंगे तो यानी उल्टा कर दिया तो भी आर डबल हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो देखो भाई, अगर आर रिजल्टेंट है पी और क्यू का, तो हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और ये आएगा पी स्क्वायर, और 2q है यानी 4q स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2p और q की वैल्यू 2q, और एंगल तो वही रहेगा, p और q वेक्टर है। देखो p मान लो ये है और q आपका ये है, मान लो ये p है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, q आपका ये है। तो अगर इस q को मैंने डबल कर दिया तो डबल ये हो गया, ये 2q हो गया, तो क्या एंगल बदल जाएगा? एंगल तो वही रहेगा। तो एक ये जो रिजल्टेंट था ना, ये आपका 2r हो गया, है ना। और इससे पहले जब केवल q था तो ये रिजल्टेंट r था। इसके बाद क्या कह रहा है कि q को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी ऐसे कर दिया, तो ये माइनस q हो गया, तो भी रिजल्टेंट, अब फिगर हमसे उतना अच्छा नहीं बनाए लेकिन कोई बात नहीं, जो कह रहा है उसके हिसाब से ये 2r हो गया, राइट। आप मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है p और q के बीच में, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अगर P और Q के बीच में, P और Q के बीच में एंगल, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। आप उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, क्लास का टाइम 8:30 तक है, ठीक है, जैसे यूजुअली होता है, टाइम खत्म हो रहा है, 1.5 मिनट बचा है। आप मेरी बात सुनो, और मैंने अनम्यूट कर दिया, मुझे आप एक चीज का जवाब दो सिर्फ, कि अगर P और Q के बीच में एंगल थीटा है तो P और -q के बीच में एंगल कितना होगा? ये बहुत खास बात है। 180 माइनस थीटा। कितना? 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही, 180 माइनस थीटा। यही मेन चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। अब इसको लिखेंगे तो 4r स्क्वायर, ये आपका पी स्क्वायर, और ये आपका क्यू स्क्वायर, और प्लस 2pq, और कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको नीचे वाली जो इक्वेशन है इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। 4r स्क्वायर, ये आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस ये देखो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू अक्सर जरूरत पड़ती है माइनस cos थीटा होती है, मैंने एक दिन बताई भी होगी, और नहीं याद हो तो अब कर लेना, फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगी। साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये दोनों वैल्यू लिख लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, और ये आता रहेगा, आपको याद तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो इतनी बार आएगा कि याद तो हो ही जाएगा। तो फिर आपने कहा सर जब हो जाएगा तो हम क्या याद करेंगे, आपने कह ही दिया तो हम नहीं याद करते सर, आप कह रहे हो तो, पर कर लो बेटा, फायदे में रहोगे। पहला, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। अब देखो दूसरी और तीसरी जो इक्वेशन है